आज अपन इलास्टिसिटी या प्रत्यास्था पर बात करेंगे। आपने देखा होगा कि जब अपन कभी किसी वस्तु को या स्प्रिंग को दबाते हैं तो दबाने के बाद छोड़ देते हैं तो पुनः अपनी लगभग स्थिति में आ जाती है, पूर्व अवस्था में आ जाती है। जैसे अपन किसी तार को थोड़ा सा खींचें या छोड़ें वापस आ जाता है। रबड़ के भी अगर अपन थोड़ा खींच के छोड़ेंगे तो वापस आ जाएंगे, लेकिन अगर अपन बहुत ज़्यादा खींच देंगे तो वो नहीं आता। तो इलास्टिसिटी के लिए अपन कैसे बात करते हैं कि जब किसी वस्तु पर विकृतकारी बल लगाया जाता है तथा बल हटाने पर वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है तो उसे प्रत्यास्थ वस्तु कहते हैं, और इस गुण को क्या कहते हैं? प्रत्यास्था। यदि वस्तु नहीं आती है अपनी पूर्व अवस्था में, मूल अवस्था में, तो उस वस्तु को हम प्लास्टिक वस्तु कहते हैं। एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज प्लास्टिसिटी। इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी। अब आपसे कोई पूछा जाए कि इसके उदाहरण क्या हैं, प्रत्यास्थ वस्तु का उदाहरण क्या है? स्टील है, क्वार्ट्ज है। प्लास्टिक वस्तु का अपन उदाहरण दे सकते हैं गीली मिट्टी, गीला आटा, पुट्टी जो लगाई जाती है गीली करके या कांच वगैरह को चिपकाने में। क्योंकि अगर अपन उसको गीले आटे को दबा देंगे या गीली मिट्टी को गोल बना के चिपका देंगे कुछ भी, तो वो अपनी उसी अवस्था में आती है, मूल अवस्था में नहीं आती है। तो ये किसके उदाहरण हो गए? प्रत्यास्थ वस्तु और प्लास्टिक वस्तुओं के, अप्रत्यास्थ वस्तुओं के। अब इसके अंदर हमें पढ़ना होता है प्रतिबल। इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेस। जब किसी वस्तु पर विकृतकारी बल लगाया जाता है तो उसके प्रतिक्रिया एक बल लगता है, तो प्रतिक्रिया बल प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करे उसको अपन प्रतिबल कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। रेस्टोरिंग फोर्स एक्ट पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। तो प्रतिबल की इकाई क्या होगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो दाब की होगी, प्रेशर की, और वही इसकी डायमेंशन होगी। तो दाब की अपन डायमेंशन पर अगर बात करें तो फोर्स की क्या होती थी? m1 L1 T-2 डिवाइडेड बाई नीचे फोर्स अपॉन एरिया आएगा तो क्या आएगी? L2। तो फाइनल इसकी डायमेंशन आ जाएगी m1 L-1 T-2। यदि प्रतिक्रियात्मक बल या रेस्टोरिंग फोर्स बोल सकते हैं अपन सतह के लंबवत है तो उसे अपन अभिलंबीय प्रतिबल कहेंगे, या इंग्लिश में बोलेंगे नॉर्मल स्ट्रेस। यदि प्रतिक्रियात्मक बल सतह के समानांतर है तो उसे बोलेंगे अपन स्पर्शीय प्रतिबल, या उसको अपन कह सकते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस। ठीक इसी तरह अभी अपन ने दो पढ़े, नॉर्मल स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस। आगे नॉर्मल स्ट्रेस को भी अपन दो और तरीके डिवाइड भाग कर सकते हैं। एक तो होता है कंप्रेशन, संपीड़न प्रतिबल, और एक होता है तनन प्रतिबल। ठीक इसी प्रकार विकृति तीन तरह की अपन को पढ़नी है। अभी कौन कौन सी पढ़नी है? अनुदैर्ध्य विकृति, इंग्लिश में इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। दूसरा होता है आयतन विकृति, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तीसरा होता है शीयरिंग स्ट्रेन, या हिंदी में अपरूपण विकृति बोलते हैं। इनको आगे अभी अपन को और डिस्कस करना है। इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता रहता है छोटा, हुक का नियम। तो अपन हुक के नियम को कैसे बोलते हैं? प्रत्यास्था की सीमा में के अंदर प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। विद इन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। कई बार इसका दूसरा स्टेटमेंट ये भी बोलते हैं प्रत्यास्था की सीमा के अंदर भार विकृति के समानुपाती होता है, या विकृति की रादर इसको बोलते हैं अपन एक्सटेंशन। लोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन। ये भार विकृति की जगह आप क्या कर सकते हैं? इसको एक्सटेंशन। लोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन। और ये आप जानते हैं
कि जब दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं तो उनके मध्य ग्राफ क्या आता है, एक सीधी रेखा। अर्थात यदि प्रतिबल और विकृति के मध्य ग्राफ खींचा जाए तो एक सीधी रेखा आएगा। यदि प्रत्यास्था की सीमा के बाद प्रतिबल का मान बढ़ाया जाए तो विकृति में सीधी रेखा में परिवर्तन नहीं होगा। यदि अपन ये आगे ग्राफ शो करके बात करेंगे, यदि प्रतिबल का मान 0 कर दिया जाए या अपन बोलें विकृतकारी बल हटा लिया जाए तो वस्तु में शेष विकृति रह जाती है। ये अपन प्रत्यास्था की सीमा के बाद की बात कर रहे हैं। इस ग्राफ को आगे अपन और डिस्कस करेंगे। इसे अवशेष विकृति कहते हैं या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेजिडुअल स्ट्रेन, जो बचा रह गया। इसके बाद अपन बोलते हैं यदि प्रतिबल का मान और अधिक बढ़ाया जाए तो विकृति के मान में असामान्य रूप से परिवर्तित होता है और एक ऐसी अवस्था आती है जब वस्तु टूट जाती है या तार अपन ले सकते हैं, किसी तार पे धीरे धीरे वजन बढ़ाया जाए, बाहर लटकाया जाए, हटाया जाए, विद इन द इलास्टिक लिमिट तो क्या होगा, पुनः अपनी अवस्था ले लेगा, लेकिन उसके बाद वो नहीं लेगा। तो इसको अपन बोलते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस, हिंदी में भंजन प्रतिबल कहते हैं। इसके बाद आता है प्रत्यास्था थकान, इंग्लिश में बोलते हैं इलास्टिक फटीग। जब किसी वस्तु पर विकृतकारी बल बार बार लगाया जाए और हटाया जाए, पीरियोडिक बोल सकते हैं अपन, इसका मतलब किसी वस्तु पर बार बार अपन बल लगाया जाए हटाया जाए तो पूर्व अवस्था में नहीं आती, उसे अपन बोलते हैं प्रत्यास्था की थकान, या हमेशा वस्तु डिफॉर्म हो जाती है। ये अपन कई बार देखते हैं आफ्टर ए लॉन्ग यूज, जैसे कुछ पुलों पर लिखा रहता है 100 साल की उम्र, तो उसके लिए यही अपन बोलते हैं इलास्टिक फटीग। आफ्टर सर्टेन टाइम वो क्या होगा, यूज का नहीं होगा, जबकि हमने बल प्रत्यास्था की सीमा में ही लगाया तब भी वो आफ्टर ए सर्टेन लॉन्ग टाइम। एक अपना आता है विश्रांति काल, इंग्लिश में बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। जब किसी वस्तु पर विकृतकारी बल लगाया जाए और तुरंत हटा लें तो वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में तुरंत नहीं आती, इट टेक सम टाइम, यानी कि वो वस्तु कुछ समय लेती है। उस समय को विश्रांति काल या रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। इसके लिए मैं यहाँ आपको एक उदाहरण देता हूँ कि गैल्वेनोमीटर के अंदर जो कॉइल सस्पेंड की जाती है, सस्पेंडेड कॉइल वाले गैल्वेनोमीटर में जो कॉइल का तार होता है सस्पेंशन के लिए, वो क्वार्ट्ज का बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है, क्योंकि जब वो डिफ्लेक्ट होगी कॉइल, करंट फ्लो होगा गैल्वेनोमीटर में, कॉइल डिफ्लेक्ट होगी तो पुनः अपनी मूल, जैसे करंट 0 हो गया तो पुनः मूल अवस्था में तुरंत आ जाए। तो इसके लिए अपन को क्या चाहिए, रिलैक्सेशन टाइम कम होता है। क्वार्ट्ज के, इसको अपन फास्फोरस ब्रॉन्ज वायर भी बोलते हैं, वो भी लेते हैं। क्वार्ट्ज या फास्फोरस ब्रॉन्ज वायर का रिलैक्सेशन टाइम कम होता है, वह तुरंत मूल अवस्था में आ जाती है। इसलिए गैल्वेनोमीटर की कॉइल को लटकाने के लिए कौन सा तार काम लेते हैं, फास्फोरस ब्रॉन्ज या अपन क्वार्ट्ज वायर लेते हैं। इसके बाद अपन ने ये प्रश्न एक है कि सोने के तो तार खींचे जा सकते हैं, लंबे लंबे तार खींचते हैं, जबकि कांच के नहीं, क्योंकि सोने की जो प्लास्टिक रेंज है वो अधिक होती है और उसका भंजन बिंदु जो पास नहीं होगा, दूर होगा, जबकि कांच का भंजन बिंदु पास में होता है, प्लास्टिक रेंज छोटी होती है तो वो टूट जाता है। इसलिए सोने में तन्यता का गुण अधिक होता है। आप छोटी क्लास में पढ़ के आए होंगे डक्टाइल प्रॉपर्टीज़ में लेवल, यानी जिसकी पतली चद्दर बनाई जा सके, जिसके तार खींचे जा सके, ये सोने में प्रॉपर्टी होती है अपनी। स्टील और रबड़ में कई बार ये साधारण क्वेश्चन पूछता है कि इसका लोग गलत समझते हैं, इसको अपन बाद में मैथमेटिकल भी ड्राइव करेंगे। स्टील तथा रबड़ में कौन अधिक प्रत्यास्थ है, यदि दोनों पे समान विकृतकारी बल लगाया जाए और विकृतकारी बल हटाने पर रबड़ प्रारंभिक अवस्था में नहीं आता, उसमें कुछ विकृति बची रह जाती है, जबकि स्टील पूरी तरह आ जाता है। इसलिए हम क्या बोलेंगे कि स्टील अधिक प्रत्यास्थ है रबड़ की तुलना में। मैं इसे एक बार अगेन रिपीट कर रहा हूँ,
स्टील इज मोर इलास्टिक देन दैट ऑफ रबर। इसके बाद अपन को 3 वो पढ़ना है, यंग्स इलास्टिसिटी कोफिशिएंट। तो इसकी सीधी डेफिनेशन क्या है? अभिलंबीय प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग का प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज नोन एज रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इसके बाद अपन कल आगे पढ़ेंगे।